हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर स्टडी क्लास। आज हम इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण एमसीक्यू के पार्ट 3 पे बात करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों का वीडियो नहीं देखा है तो वह भी आप ज़रूर देखें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण एमसीक्यू के प्रश्नों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पॉलिटिकल साइंस के अलावा हिस्ट्री और ज्योग्राफी के प्रश्न भी अपलोड किए गए हैं, वह भी आप ज़रूर देखिए। प्रश्न नंबर 1, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर सिविलियन अधिकारी कौन है? तो केंद्र सरकार में जो सबसे ऊंचे पद पर जो सिविल का अधिकारी होता है वह मंत्रिमंडल सचिव होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर सी, मंत्रिमंडल सचिव सही है। सचिवालय का जो प्रमुख होता है वह मंत्रिमंडल सचिव होता है, जो कि देश के जो वरिष्ठतम लोक सेवक होते हैं उनमें से बनाया जाता है, यानी सबसे जो वरिष्ठ लोक सेवक होता है वह बनता है। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में जो मंत्रिमंडल सचिव है वह राजीव गौबा है। प्रश्न नंबर 2, भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? पहले तो इस सारणी की बात कर लेते हैं। तो इस सारणी में जो प्रथम स्थान पर आते हैं वह प्रेसिडेंट आते हैं, जो वर्तमान में हैं। दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति आते हैं। तीसरे स्थान पर प्रधानमंत्री आते हैं। चौथे स्थान पर जो राज्यों के राज्यपाल है वह आते हैं अपने राज्य में। पांचवें स्थान पर भूतपूर्व जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं वह आते हैं। छठे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वह आते हैं। वह जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वह आते हैं। तो हम देखें तो मुख्य न्यायाधीश से ऊपर जो है वह भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आते हैं। तो इसका राइट आंसर भूतपूर्व राष्ट्रपति यानी बी सही है। इन महत्वपूर्ण पदों पर वर्तमान में कौन है? तो राष्ट्रपति हमारे वर्तमान में रामनाथ कोविंद है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। सभी राज्यों में अलग अलग गवर्नर होते हैं। भूतपूर्व पहले राष्ट्रपति भी रह चुके और प्रधानमंत्री भी रह चुके। वर्तमान में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है वह एन.वी. रमन्ना है, जबकि लोकसभा के जो अध्यक्ष है प्रेजेंट में वह ओम बिरला है। जबकि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं सभापति होते हैं वह भारत के उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष व सभापति होते हैं। तो वेंकैया नायडू राज्यसभा में सभापति है। प्रश्न नंबर 3, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। इसमें अधिकतम पूछा गया है, लोकसभा की पूछा गया है। तो लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वह 552 है। राइट आंसर इसका प्रश्न का सी है। 552 को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 530 जो सदस्य होंगे वह स्टेट यानी राज्यों से होंगे। जो 20 सदस्य होंगे वह यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। 2 जो सदस्य होंगे वह एंग्लो इंडियन समुदाय से होंगे। एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है अगर लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं लगता है। तो वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वह 552 है, जबकि अधिकतम 545 वर्तमान में है, अधिकतम 552 हो सकती है। अब लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का उल्लेख भारत के संविधान के आर्टिकल 81 में किया गया है,
जो कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं, तो लोकसभा संसद में आता है। लोकसभा को जनता की सभा कहा जाता है। अब प्रश्न बनता है जनता की सभा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं, जनता द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है वोट दे के इनको, इसीलिए इसे जनता की सभा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, 84वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अधिनियम द्वारा लोकसभा के कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। यह तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होती। यह वर्ष विशेष है, तो यह वर्ष विशेष वर्ष 2026 है। इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। 84वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो किया गया था वह वर्ष 2001 में किया गया था। इसमें कहा गया कि जो सीटों का बंटवारा किया गया है वह 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया गया है, जो कि वर्ष 2026 तक रहेगा। अगला प्रश्न, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? अभी ऊपर बात किया 1971 की जनसंख्या के आधार पर। राइट आंसर ए है, अधिकतम 552। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। यानी कौन से राज्य में लोकसभा में जो सदस्य संख्या है उनके लिए सीटें आरक्षित नहीं है लोकसभा में? तो केरल और कर्नाटक में नहीं है, कर्नाटक तथा मेघालय में भी नहीं है, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में भी नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, यानी उपरोक्त सभी राज्यों में नहीं है। वर्ष 2008 के अंदर जो परिसीमन किया गया था उसके बाद कर्नाटक और मेघालय से भी जो आरक्षित सीटें थी अनुसूचित जनजातियों की उसे भी समाप्त कर दिया गया। पहले 2-2 सीटें थी दोनों राज्यों में, तो उसे भी समाप्त कर दिया गया, यानी आरक्षित से बाहर कर दिया गया। प्रश्न नंबर 7, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? तो यह भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति है वह रामनाथ कोविंद है। प्रश्न नंबर 8, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले बंद किया जा सकता है? बिल्कुल सही है। सामान्यतः लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के बाद पुनः चुनाव होते हैं, लेकिन उससे पहले भी उसे बंद किया जा सकता है या भंग किया जा सकता है। तो वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश यानी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उसे बंद किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 9, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 सत्र बुलाए जाते हैं, यानी 2 बार, यानी 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए एक सत्र में, यानी वर्ष में 2 बार बुलाना अनिवार्य है। वर्ष में 12 महीने होते हैं तो 6 महीने में बुलाना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 9, यानी 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, 6 महीने के अंदर तो बुलाना अनिवार्य है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति जो संख्या है वह 1/10 यानी सी इसका राइट आंसर है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 100वें अनुच्छेद के 3 के अनुसार कहा गया कि लोकसभा और राज्यसभा में जो गणपूर्ति होगी वह सदस्य संख्या की 1/10 से होगी। 11वां, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो सबसे अधिक जो प्रतिनिधि भेजता है वह उत्तर प्रदेश राज्य भेजता है। डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि बिहार से तो लोकसभा में 40 सदस्य आते हैं,
मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से 29 आते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल से 42 आते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश से 80 सदस्य लोकसभा में आते हैं। तो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा के उत्तर प्रदेश से होते हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में जो सदस्य संख्या भेजी जाती है वह 31 है। विधान सभा है उसमें 403 सदस्य संख्या है। विधान परिषद के अंदर 100 सदस्य संख्या है उत्तर प्रदेश के अंदर है, यानी इस प्रश्न का डी आंसर सही है। प्रश्न नंबर 12, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। जो लोकसभा की बैठक चल रही है उसे किसके द्वारा समाप्त की जा सकती है? स्थगन द्वारा भी समाप्त की जा सकती है, सत्रावसान के द्वारा भी स्थगित की जाती है और विघटन द्वारा भी समाप्त की जाती है। इसका राइट आंसर डी है, यानी सभी के द्वारा इसे समाप्त की जा सकती है। स्थगन क्या होता है, सत्रावसान क्या होता है, विघटन क्या होता है, इन सभी शब्दों पे हम जब लोकसभा पे अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो त्रिपुरा से 2 सदस्य लोकसभा में निर्वाचित किए जाते हैं, बाकी मिजोरम से 1, नागालैंड से भी 1 और सिक्किम से भी 1 सदस्य ही निर्वाचित होते हैं। प्रश्न नंबर 14, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, यानी प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम चुनाव 1952 के अंदर हुआ था। इस प्रश्न का बी राइट आंसर है। उस समय जो चुनाव हुआ था वह 489 सीटों पर हुआ था। जो चुनाव हुआ था वह 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 तक हुआ था। और जो लोकसभा का पहला अधिवेशन हुआ था देश की आज़ादी के बाद वह 13 मई 1952 को हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी 1952 है। लोकसभा का नेता कौन है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री है। बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रेजेंट में जो हमारे प्रधानमंत्री है वह नरेंद्र मोदी है। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त नेता है उसको राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। प्रश्न नंबर 16, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। किसकी बात हो रही है? लोकसभा की। तो और लोकसभा के अध्यक्ष की, तो यह प्रस्ताव सीधा सीधी बात है लोकसभा में आएगा। तो इस प्रश्न का बी राइट आंसर है। यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, यानी लोकसभा के सदस्य है वह यह प्रस्ताव पारित कर दे कि लोकसभा के अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही पद से हटा दे, तो इसे पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन प्रस्ताव लोकसभा के समस्त जो सदस्य संख्या है उनके बहुमत से पारित हो तभी ही अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 17, प्रोटम स्पीकर का कर्तव्य होता है। तो जो प्रोटम स्पीकर होता है वह तब नियुक्त किया जाता है जब लोकसभा के चुनाव होते हैं। तो प्रोटम स्पीकर तब तक रहता है जब तक लोकसभा का अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता या चुना गया नहीं है, तब तक प्रोटम स्पीकर रहता है। तो प्रोटम स्पीकर का जो कर्तव्य होता है वह जो लोकसभा के नए जितने भी सदस्य निर्वाचित हुए उनको शपथ दिलाना स्थान पत्र रूप से। तो इस प्रश्न का बी राइट आंसर है। और जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता तब तक लोकसभा की अध्यक्षता करना प्रोटम स्पीकर का कर्तव्य है। प्रश्न नंबर 18, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही होता है। तो सी इसका राइट आंसर। जनता द्वारा लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, जनता जिन सदस्यों को चुन के लोकसभा में भेजती है वही सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। और प्रेजेंट में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला है जो कि राजस्थान के कोटा से सांसद है। प्रश्न नंबर 19,
निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो प्रथम जनजातीय जो लोकसभा के अध्यक्ष थे वह P.A. संगमा थे। इस प्रश्न का डी राइट आंसर है, जो कि 1996 में बने थे। P.A. संगमा ही वर्ष 1995 के अंदर प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री भी यही बने थे। प्रश्न नंबर 20 है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, तो यह सीधे लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होते हैं। डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 21 है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी है, जो कि 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। प्रेजेंट में ओम बिरला है। प्रश्न नंबर 22, लोकसभा में किस विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो वह द्वितीय वाचन में होती है। 3 वाचन होते हैं, तो द्वितीय वाचन के अंदर आम बहस होती है, प्रथम वाचन में प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। प्रश्न नंबर 23, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, तो राज्यों के द्वारा भेजे जाते हैं, सीधी सी बात है। तो जो राज्यों की जो विधान सभा है उसके द्वारा उन सदस्यों को चुना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए है, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुनाव जो होता है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। प्रश्न नंबर 24, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो राज्यसभा से जो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं उनका बंटवारा किस आधार पर किया जाता है, राज्यों को किस आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है? तो वह उनकी जनसंख्या के अनुपात पे, यानी उस राज्य की कितनी जनसंख्या है उस अनुपात पे दिया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में अलग है, राजस्थान में अलग है। उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा में सदस्य जाते हैं वह 31 जाते हैं, जबकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से केवल 10 सदस्य जाते हैं। तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में सदस्यों का बंटवारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 25, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को तो समाप्त किया जा सकता है। राज्यसभा से प्रत्येक 1/3 सदस्य 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो सामान्यतः एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष आता है, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल निर्धारित नहीं है जिसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। तो संविधान में राज्यसभा को समाप्त होने का विषय नहीं है, यानी समाप्त होने के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, जबकि सदस्यों का सामान्यतः कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 26, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इन सब में से एक सही है। तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, अभी हमने ऊपर बात की, ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 27, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा है वह किसी के द्वारा भी भंग नहीं की जा सकती। संविधान में भी इसके बारे में भंग करने या समाप्त करने के बारे में चर्चा नहीं की गई। तो इसका राइट आंसर डी है, जबकि लोकसभा को प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 28, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में बात कर रहे हैं? राज्यसभा के बारे में। तो इसके 1/3 यानी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, यह राइट आंसर है इसका। आधे सदस्य गलत है, आधे सदस्य 3 वर्ष में गलत है, 1/3 सदस्य 3 वर्ष में गलत है, जबकि 2 वर्ष में ही अवकाश प्राप्त करते हैं। सामान्यतः एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 29, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? तो राज्यसभा में पराजित हो जाए तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उपरोक्त में से कुछ नहीं होता, क्योंकि सरकार लोकसभा के सदस्यों के द्वारा
बनती है, यानी जिसने भी लोकसभा में उचित मत प्राप्त किया अर्थात उचित सदस्य प्राप्त किया, यानी बहुमत जिसने प्राप्त किया वही सरकार बनाता है। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वह राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, राज्य के द्वारा भेजे जाते हैं, जबकि सरकार लोकसभा के आधार पर बनती है और लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है। तो सरकार पर राज्यसभा में पराजित हो जाए तो कोई ही फर्क नहीं पड़ता। इस प्रश्न का डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 31, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होते हैं? तो हमने अभी ऊपर बात की, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रेजेंट में जो अध्यक्ष है वह वेंकैया नायडू है, क्योंकि वेंकैया नायडू ही भारत के उपराष्ट्रपति है। प्रश्न नंबर 31, भारतीय संसद बनती है, यानी संसद में किस किस को शामिल किया जाता है? तो भारत की संसद के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इन तीनों को शामिल किया जाता है। इस प्रश्न का डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के जो सदस्य हैं उनको विशेषाधिकार तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो यह आर्टिकल 105 है, जो कि सांसदों को विशेष अधिकार देता है, उन मुक्तियों का निर्धारण करता है। 105 जो अनुच्छेद है उसमें संसद के जो सदन की तथा उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार तथा उन मुक्तियों का निर्धारण करता है। आर्टिकल 105 जो कि भाग 5 में है। प्रश्न नंबर 33, संसद राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून बना सकती है। 3 प्रकार की सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जिस पे केवल केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य सूची जो कि राज्य को दी जाती है, यानी जो राज्य सरकारें होती है वह राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। समवर्ती सूची राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं, लेकिन मान्य अगर राज्य के द्वारा बना दिया गया कानून और केंद्र सरकार के द्वारा भी कानून बना दिया गया तो केंद्र सरकार का कानून सर्वोपरि होगा। तो संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकते हैं। जब बना सकते हैं यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करके सरकार को कह दे कि आप इस विषय पर कानून बना सकते हैं, तब ही राज्य जो सूची है उस पर कानून बना सकती है संसद, जिसका उल्लेख आर्टिकल 249 में किया गया है संविधान में। अब संकल्प पारित करेगी तो राज्यसभा में जो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करके सरकार को दे कि राष्ट्रपति या राष्ट्रीय हित में, यानी जो राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं, तो राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है। सरकार, संसद तब ही कानून बनाएगी जब राष्ट्रीय हित की बात हो और राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित करके दे दे कि वह राज्य सूची पर कानून बना सकती है। प्रश्न नंबर 34, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो यह अपने देश भारत की देन है। इस प्रश्न का ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इन सब में धन विधेयक लोकसभा में पूर्व स्थापित किया जाता है। डी इसका राइट आंसर है। जबकि राज्यसभा में धन विधेयक को पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 36, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावित बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून
बना सकती है? तो यह अनुच्छेद 253 के तहत इस प्रश्न का डी राइट आंसर है। इस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ किए गए किसी संधि हो गया, करार हो गया या अभिसमय हो गया के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग या क्षेत्र के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है, वह अनुच्छेद 253 के तहत है। तो इस प्रश्न का डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 37, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा की जाती है। सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 38, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं, तो संसद के किसी भी पटल पर रखा जा सकता है। सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक यह भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत की संचित निधि है उस पर कौन सा एक व्यय भारित नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। भारत के राष्ट्रपति के वेतन भत्ते भी संचित निधि पर भारित व्यय है। संचित जो निधि होती है उस पर जो भारित व्यय होते हैं, जो खर्चे होते हैं, उन पे केवल चर्चा होती है। तो प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित खर्चे नहीं है। प्रश्न नंबर 40, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत की जो संसद है उसका अनुमोदन जरूरी है, उसकी इजाजत जरूरी है। आर्टिकल 114 के अनुसार संसद द्वारा विनियोग विधेयक है उसे पारित करना आवश्यक है। विनियोग विधेयक पारित होने के बाद संचित निधि से निधि निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 41, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 यानी आर्टिकल 110 में परिभाषित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 109 के अंतर्गत धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। 111 के अंतर्गत विधेयकों पर अनुमति से संबंधित है, जबकि 105 सांसदों से संबंधित है, उनके विशेषाधिकारों से, उन मुक्तियों से, इनसे संबंधित 105 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी 110 है। प्रश्न नंबर 42, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी इसमें से सही कथन बताना है। तो यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह गलत है। वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, गलत है। यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यह भी गलत है। यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। 42 का आंसर डी एकदम राइट है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 43, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किस किस क्षेत्र को सीमित किया है? तो यह स्थगन प्रस्ताव को सीमित किया है। सी इसका राइट आंसर है। जो ध्यानाकर्षण है उसका जो देन है वह भारत की देन है। ध्यान आकर्षण जो शुरुआत हुई थी वह भारत में हुई थी। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व
है वह आकलन समिति में नहीं होता है। इसका राइट आंसर सी है। जो लोक लेखा समिति होती है उसमें 22 सदस्य होते हैं, उनमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों की जो संपत्ति समिति होती है उसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, जबकि आकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की जा सकती? तो संसदीय जो समिति है वह अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में गठित नहीं की जा सकती। डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 46, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। प्रेजेंट में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो सबसे बड़ी जो संसदीय समिति है वह प्राक्कलन समिति है। इस प्रश्न का बी राइट आंसर है। जो लोक लेखा समिति है उसके अंदर 22 सदस्य हैं। सरकारी उपक्रम जो समिति है उसके अंदर 22 सदस्य हैं। याचिका समिति के अंदर 15 सदस्य हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के अंदर 30 सदस्य होते हैं जो कि केवल लोकसभा के होते हैं। तो सबसे अधिक 30 सदस्य प्राक्कलन समिति में है। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है, यानी केंद्र का जो बजट है उससे संबंधित है? तो उसका संबंध कटौती प्रस्ताव से है। कटौती यानी जो बजट बताया गया उसमें कटौती करना यानी कम करना। तो कटौती प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट या केंद्रीय बजट से है। प्रश्न नंबर 49, आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। जो आम बजट प्रस्तुत किया जाता है उससे एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक्स सर्वे प्रस्तुत किया जाता है संसद के अंदर। तो वह जो आगामी बजट है उस बजट की प्रस्तुतिकरण से पूर्व सामान्यतः 1 से 2 दिन पहले ही प्रस्तुत कर दिया जाता है। इस प्रश्न का ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपलब्ध में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर डी होगा। जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध धन विधेयक में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसका डी राइट आंसर है प्रश्न का। प्रश्न नंबर 51, आकस्मिकता निधि से राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो वह संसदीय स्वीकृति से पूर्व नहीं, यानी सी इसका राइट आंसर है। जो आकस्मिक निधि है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया है। आकस्मिक जो निधि होती है वह राष्ट्रपति के नियंत्रण होता है उसके अधीन होती है। इसका गठन किसी अत्यावश्यक या आकस्मिक प्रकृति के व्ययों के लिए किया गया है। तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व भी राष्ट्रपति के द्वारा इस निधि से धन का व्यय कर सकते हैं। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 52, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्योंकि धन विधेयक जो प्रस्तुत किया जाता है वह लोकसभा में किया जाता है, तो इसका निर्धारण भी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर ले। आप सभी का थैंक यू सो मच।